वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे नियंत्रण व समन्वय के बारे में। तो यहाँ पर इस चैप्टर को समझने से पहले हमें यहाँ पर कुछ बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है, उनको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जितने भी जीव हैं वो अपने चारों ओर जो भी पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि आप किसी अगर आपको गर्मी महसूस हो रही है तो आपकी बॉडी जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसको श्वेत ग्रंथियों द्वारा रिलीज करती है। तो आपकी बॉडी पर पूरी तरीके से पसीना ही पसीना हो जाता है। तो ये रेस्पॉन्स है एक तरीके का। और अगर आपको ठंड लग रही है तो आप क्या महसूस करोगे, आपकी बॉडी कंपन करने लग जाती है। तो ये सारी अनुक्रियाएं हैं जो बाहर के वातावरण के अनुसार अपनी परिवर्तन होते रहते हैं। इन अनुक्रिया करता रहता है शरीर अपनी। तो यहाँ पर दूसरी बात है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। तो यहाँ उद्दीपन की जो डेफिनेशन है उसको आपको क्लियर करना है कि पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श इत्यादि आदि। तो यहाँ पर उद्दीपन किसको बोलेंगे? जैसे कि प्रकाश एक उद्दीपन है प्ररोह के लिए, तो प्ररोह उस तरफ मुड़ जाता है। जड़ों के लिए प्रकाश एक क्या है, जो जड़े को प्रकाश नहीं मिलता है तो वह जमीन की तरफ गति करती है। प्ररोह को प्रकाश मिल जाता है तो वो प्ररोह की तरफ गति करती हैं। ध्वनि, अचानक आप अगर किसी बॉम्ब की आवाज सुनते हैं दिवाली के टाइम में तो आपका मुंह खुल जाता है, तो वो एक तरह का उद्दीपन हो गया। तो ये सारे उद्दीपन हैं, ठंड है, ध्वनि है, सुगंध है, ये सारे उद्दीपन है। मतलब एक तरह के एक ऐसी चीज है जिससे हम अब कोई भी सजीव होगा वो अनुक्रिया देगा, उसकी तरफ रेस्पॉन्स देता है। तो पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो पादप होते हैं वो अलग तरीके से अनुक्रिया करते हैं प्रकाश से, और जो जंतु होते हैं वो अलग तरीके से अनुक्रिया करते हैं। तो इस तरीके से पादपों और जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अलग अलग प्रकार के उद्दीपन होते हैं उनके लिए। जो ये सुगंध, ठंड, और ऐसे नहीं कोई पादप को सुगंध आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपने छुई मुई, वो स्पर्श के प्रति क्या होती है, छुई मुई होती है, वो स्पर्श के प्रति अनुक्रिया देती है। छुई मुई का पौधा होता है, जैसे ही उसको छूते हो तो उसकी कोशिकाएं होती है, उनमें से पानी निकल जाता है, तो वो जो भी वहाँ पत्तियां होती है वो मुरझा जाती है। तो ये बात आपने सीख ली है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय। तो यहाँ पर जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय में मुख्य दो तंत्रों द्वारा ये चीज होती हैं। एक है तंत्रिका तंत्र और एक है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो हमारे जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा ब्रेन आ जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा ब्रेन है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलके बना हुआ होता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ में इकट्ठा हो जाती हैं तो तंत्रिका ऊतक बना देती हैं, और तंत्रिका ऊतक, बहुत सारे तंत्रिका ऊतक मिलकर यहाँ पर किसी ऑर्गन का निर्माण कर देते। तो वो ऑर्गन यहाँ पर हमारा ब्रेन होता है। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे सेंटर होते हैं। हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेंटर होते हैं, बोलने का सेंटर, देखने का सेंटर, हृदय को कंट्रोल करने वाला अलग से सेंटर होता है। तो यहाँ पर पूरा नियंत्रण, कंट्रोल हमारे ब्रेन के हाथ में होता है। और इसके साथ ही साथ में कोऑर्डिनेशन करने के लिए यहाँ पर अंतःस्रावी तंत्र भी आता है, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन होते हैं, वो हमारे तंत्रिका तंत्र के रेस्पॉन्स के अनुसार ये हार्मोन रिलीज होते हैं ब्लड में। और जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है बहुत सारी, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, यहाँ पर तो थायराइड होती है, और स्टन जो ये हड्डी होती हैं, और उसके नीचे थाइमस ग्रंथि होती हैं जो कि प्रतिरक्षा में काफ़ी मदद करती हैं। पीयूष ग्रंथि होती है वो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती हैं, और भी 13 तरीके के हार्मोन रिलीज करती हैं। तो उनका हमारे बॉडी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और यहाँ पर अगर जो अग्नाशय होता है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमारे
डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर जो भी जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय का कार्य करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नियंत्रण व समन्वय तंत्रिका व पेशी ऊतकों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी मैसेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर तंत्रिकाओं द्वारा सबसे पहले तो उद्दीपन को ग्रहण करेंगे और उद्दीपन से जो भी संवेदी तंत्रिकाएं होगी वो मैसेज को कहाँ लेके जाती हैं, वो ब्रेन के पास लेके जाती हैं और फिर प्रेरक तंत्रिका वापस पेशी ऊतकों तक लाती है उस मैसेज को और हम उस तरीके से रेस्पॉन्स देते हैं। तो पेशियां जो हमारी तंत्रिका तंत्र और पेशियां दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं और जो भी हमारी पेशियां होती है उस पर तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है। हमारी पूरी बॉडी है उसमें तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है और वो सारी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं और मेरुरज्जु हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मैसेज ट्रैवलिंग होती रहती है। अब अपन आगे देखें तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के एक संगठित जाल से बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेगों के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। मतलब यहाँ पर जो सूचनाएं होती हैं वो विद्युत आवेगों के रूप में, विद्युत आवेगों के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाया जाता है। तो यहाँ पर इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पूरी बॉडी में जो भी तंत्रिकाएं हैं उनका एक संगठित जाल बना हुआ है और इन सूचनाओं को विद्युत आवेगों के रूप में, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के रूप में एक भाग से दूसरे भाग, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर और यहाँ एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाया जाता है। अब अपन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती हैं उसको अपन क्लियर करते हैं, वो है ग्राही। तो ग्राही को रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो ग्राही तंत्रिका, अब यहाँ पर ग्राही की परिभाषा है, ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये ग्राही होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं और ये तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं। मतलब उनके या उनके जो सबसे आखिरी सिरे हो सकते हैं या फिर उनके डेंड्राइट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आखिरी सिरे होते हैं, उनके विशिष्टकृत सिरे होते हैं जो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और तंत्रिका तंत्र तक भेजते हैं। जैसे कि हम यहाँ तो कान का काम है सुनना व शरीर का संतुलन। तो यहाँ पर इन कान के अंदर बहुत सारे तंत्रिका कोशिकाएं होगी जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रही होगी, यानी सुनने को कंट्रोल कर रही होगी और शरीर के संतुलन का काम करती हैं, कराने का भी काम करती है। आँख में प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं और देखने का ये काम करती हैं। तो प्रकाशग्राही यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। जो भी आप देखते हो वो इन कोशिकाओं के पास जाता है और यहाँ ये तंत्रिका कोशिकाएं होती है, प्रकाशग्राही कोशिकाएं आँख में, बाइपोलर न्यूरॉन होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वो जो भी मैसेज होते हैं उनको ग्रहण करती हैं। तो प्रकाशग्राही हो गई और देखने का काम हो गया आँख का। और त्वचा होती है, त्वचा की सतह के नीचे तापग्राही होती हैं जो गर्म व ठंडे का पता लगाती हैं और स्पर्श के बारे में हमें नॉलेज देती हैं। तो इस तरीके से त्वचा हमारी तीसरी ज्ञानेंद्रिय हो गई और चौथी ज्ञानेंद्रिय कुछ इस प्रकार है आपके पास, वो है नाक। तो इसमें घ्राणग्राही होती है, जो अब हमारे नाक होता है उसमें नाक के ऊपर यहाँ पर जो झिल्ली होती है उसके पीछे की तरफ घ्राणग्राही तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। जो भी आप गंध लेते हो वहाँ पर रिसेप्टर बने हुए होते हैं और ये रिसेप्टर सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाते हैं। और उसकी अगर मेमोरी आपके पास है तो आप पहले ही बता देते हो कि भाई हलवा बन रहा है। तो आपके आस पड़ोस में अगर कहीं हलवा बन रहा होता है तो उसके जो हलवे के जो कण होते हैं गर्म होकर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वो गर्म होके यहाँ आपके नाक की तरफ आते हैं और यहाँ की जो तंत्रिकाएं होती है उन कणों को ग्रहण करती हैं और रिसेप्टर के रूप में वो तंत्रिकाएं होती है। विशिष्ट सिरो रिसेप्टर से वो जो कण होते हैं वो जुड़ते हैं और
इसकी सूचना ब्रेन तक भेज दी जाती है। अब आपके पास हलवे की खुशबू की मेमोरी आपके पास पहले से, तो आप पता लगा देते हो भाई ये हलवे की खुशबू है, तो गंध का पता लगाना ये इसका काम हो गया। और यहाँ पर जीभ जीभ पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, रस संवेदी ग्राही या स्वाद का पता लगाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो आपको पहले से ही आपको इसकी मेमोरी भी आपके ब्रेन में रहती है। भले आपने किसी जैसे डेयरी मिल्क होती है उसका टेस्ट आपको पता है कि इसका कैसा होता है, क्योंकि उसकी मेमोरी आपके ब्रेन में पहले से है। तो जब भी आप डेयरी मिल्क खाते हो तो जो डेयरी मिल्क के जो कण होते हैं उन तंत्रिकाओं के विशिष्ट सिरे यानी रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं और रिसेप्टर उन सूचनाओं को आपके ब्रेन तक भेज देता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। फिर अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में। एक्चुअल में इसको तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका को इसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र को। तो तंत्रिका तंत्र मतलब संरचनात्मक मतलब बनी, पूरा तंत्रिका तंत्र इन्हीं तंत्रिकाओं के इकट्ठे होने से बना हुआ है। क्रियात्मक मतलब सारे फंक्शन होते हैं वो इसी के थ्रू होते हैं, इसीलिए इसको क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये जो तंत्रिका का प्योर डायग्राम है। तो यहाँ पर ये तंत्रिकाएं होती, इनके जो यहाँ बाल नुमा संरचनाएं होती इनको द्रुमिकाएं कहते हैं। ये द्रुमिकाएं होती हैं वो सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती है और केंद्रक की तरफ भेजती हैं। तो यहाँ पर ये बीच में जो आपको दिख रहा है वो केंद्रक हैं और यहाँ जो केंद्रक के चारों ओर द्रव भरा रहता है वो केंद्रक द्रव होगा और ये पूरी कोशिका काय हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरी कोशिका काय हैं और बॉडी बोल सकते हैं इसको तंत्रिका की। और जो ये बाहर पीछे की तरफ जो ये हिस्सा बना हुआ है इसको बोलते हैं एक्सोन। और इस एक्सोन के चारों ओर यहाँ पर जो ये एक लेयर पाई जाती है जिसको माइलिन आवरण बोलते हैं। और कुछ जगह पर यहाँ पर जगह छुटी हुई है, इसको रेनवियर के नोड बोलते हैं। और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा, लास्ट में यहाँ सिनेप्टिक नोब्स होते हैं जिनको तंत्रिका का अंतिम सिरा बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन 1 बाय 1 थोड़ी बहुत इनकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि द्रुमिकाएं क्या होती हैं। इनको इंग्लिश में डेंड्राइट्स बोलते हैं। और यहाँ पर इसकी परिभाषा आप देखो कि कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचनाएं प्राप्त करती हैं। तो ये क्या काम करती हैं, ये सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती हैं। और धागे जैसी संरचनाएं और कोशिका काय से निकलती हैं। अब कोशिका काय की डेफिनेशन क्या है, तो वो है प्राप्त की गई सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में चलती हैं। तो यहाँ पर जो कोशिका काय में जो भी प्राप्त सूचनाएं की हैं वो विद्युत आवेग इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में संचरित होती हैं। अब यहाँ पर एक्सोन की परिभाषा, तो एक्सोन या तंत्रिकाक्ष, इसको एक्सोन भी बोल सकते हैं या तंत्रिकाक्ष बोल सकते हैं। ये सूचनाओं के विद्युत आवेगों को कोशिका काय से दूर दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। तो मतलब एक द्रुमिका से लेके यहाँ पर इस तरीके से एक जैसी ये न्यूरॉन है वैसी की वैसी यहाँ इसके आगे भी द्रुमिकाएं होगी, वहां तक अगली तंत्रिका तक इसको पहुंचाया जाता है। अब यहाँ अपन देखते हैं सिनेप्स परिभाषा आती है जिसको अंतःगर्थन भी बोलते हैं। तो सिनेप्स यह तंत्रिकाओं के अंतिम सिरे एवं यह तंत्रिकाओं के अंतिम सिरे व अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के रिक्त स्थान के मध्य रिक्त स्थान होता है, उसको यहाँ विद्युत आवेग सिनेप्स। तो यहाँ देखें तो सिनेप्स की अगर मैं बात करूं, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। तो यहाँ दो तंत्रिकाओं के बीच में जो स्पेस रहता है, मतलब एक तंत्रिका का तो अंतिम सिरा और एक तंत्रिका का तो अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका के द्रुमिका के बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, उसको अपन सिनेप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आगे वाली जो अपने पास टॉपिक आता है वो आता है प्रतिवर्ती क्रिया।
तो प्रतिवर्ती क्रिया का अच्छे से डायग्राम आपको दे रखा है, हम यहाँ पर इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक दी गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती अनुक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर किसी उद्दीपन मतलब कोई उद्दीपन है, उसके प्रति तेजी से अचानक से दी गई हुई अनुक्रिया प्रतिवर्ती अनुक्रिया कहलाती है। किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे हटा लेना, तो आप किसी गर्म वस्तु को अगर छूते हो तो आप तुरंत हाथ पीछे हटा लेते हो, तो ये एक तरह की प्रतिवर्ती अनुक्रिया हो गई। इसमें ब्रेन का कोई मेन रोल नहीं होता है, ये डायरेक्ट मेरुरज्जु द्वारा कंट्रोल होती हैं। और यहाँ पर ब्रेन इसको बाद में एनालिसिस करता है, इसकी बाद में एनालिसिस करता है। पहले तो इस वहाँ से हाथ हटाना होता है, वो मेरुरज्जु की मदद से होता है, तो बाद में ब्रेन इसका एनालिसिस करता है। तो प्रतिवर्ती चाप दी हुई है यहाँ पर, उसको अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ से चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप की डेफिनेशन क्या हो गई कि प्रतिवर्ती क्रिया, जो ये प्रतिवर्ती क्रिया होने के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ से चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उद्दीपन है और ऊष्मा है। ऊष्मा है मतलब कोई आग जल रही है तो वो उद्दीपन हो गया, वो ऊष्मा के रूप में है। तो ग्राही अंग त्वचा है, वो इसको ग्रहण करेगा और डायरेक्ट मेरुरज्जु के पास भेज देता है। और मेरुरज्जु वापस कहाँ भेज देगा, सीधा ब्रेन के पास नहीं भेजता है, पेशी के पास भेजता है। कार्यकर अंग होता है, पेशी के पास भेजेगा, आपके हाथ की पेशी के पास भेजेगा और हाथ अनुक्रिया के द्वारा पीछे हाथ हट जाता है। मतलब ब्रेन का इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल है ही नहीं प्रतिवर्ती क्रिया में। तो सीधे मेरुरज्जु से वापस कार्यकीय पेशी तक ये सूचनाएं आ जाती है। तो ये प्रतिवर्ती चाप हो गई। आपको अगर आए तो आप इसको सीधा का सीधा बना सकते हो। अब यहाँ पर जो अगली अपने पास आती है अनुक्रिया, 3 प्रकार की होती हैं। जो अनुक्रिया रेस्पॉन्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो यह 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली है ऐच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो अपनी इच्छा से होती हैं। तो यहाँ अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अग्र मस्तिष्क द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है, फोर ब्रेन द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। जैसे बोलना व लिखना। अब बोलना तथा लिखना आपकी ऐच्छिक क्रियाएं, आप मैं चाह रहा हूँ वो बोल पा रहा हूँ तो मेरी ये ऐच्छिक क्रिया हो गई, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ये हाथ आगे लाया हूँ तो ये मेरी ऐच्छिक क्रिया हो गई। अब मैं कुछ लिखता हूँ तो वो ऐच्छिक क्रिया हो गई। अनैच्छिक क्रियाओं की बात करें तो यह मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। तो ये जो क्रियाएं होती है अनैच्छिक मतलब इनवॉलेंट्री रिएक्शन, इनवॉलेंट्री जो रिएक्शन होती हैं या इनवॉलेंट्री जो अनुक्रिया होती हैं, वह यहाँ देखें तो मध्य मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। और उदाहरण के लिए श्वसन व दिल का धड़कना। तो श्वसन क्या, आप श्वास लेते हो तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप ऑटोमेटिकली श्वास ले लेते हो। तो यहाँ पर इसको नियंत्रित करने वाला मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है। दिल की धड़कन, अब दिल की धड़कन, दिल लयबंद गति से लगातार धड़कता रहता है, परंतु जब आपके पीछे कोई अगर मगरमच्छ भागे तो आप तुरंत आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब आप जब कभी मुसीबत में होते हो तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, आप थोड़ी होते हो, आपके मध्य मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क होता है जो अनिश्चित क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अब देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती, इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। तीनों तरह की क्रियाएं हो गई, ऐच्छिक, अनैच्छिक व प्रतिवर्ती क्रियाएं। गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना। अब यहाँ देखें तो प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है इसकी, तो यहाँ अपन एक ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ परिस्थितियां जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती हैं और जल्दी ही होती हैं। तो बहुत तेज गति से यह क्रिया होती हैं। अगर आप को गर्म वस्तु को छुआ है तो आप तुरंत मस्तिष्क उसका एनालिसिस करेगा, अच्छा ये गर्म है, और इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा।
और इसमें टाइम तो वैसे बहुत कम लगता है, अगर ब्रेन भी बहुत ही फास्ट करता है, पर उससे भी फास्ट कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। तो ब्रेन तो बाद में एनालिसिस करता है कि वो गर्म थी, हाथ हटा दिया। तो इसको कंट्रोल कर जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, इसीलिए आवश्यक है कि ये अगर तुरंत नहीं होगी तो हमारे शरीर को क्षति पहुंच जाएगी। अब मानव तंत्रिका तंत्र को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मानव तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क व मेरुरज्जु आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क व मेरुरज्जु आते हैं। ब्रेन तथा स्पाइनल कोड आता है। फिर यहाँ देखें तो कपाल तंत्रिका की बात करें तो कपाल तंत्रिका में मस्तिष्क से निकलती है, कपाल क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं इनको। तो ये अपने मस्तिष्क से निकलती हैं। फिर मेरु तंत्रिकाएं, ये मेरुरज्जु से निकलती है। वर्टिब्रल कॉलम होता है पीछे की तरफ आपके, तो उसके अंदर स्पाइनल कोड पाया जाता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके पीछे ब्रेन से एक धागे नुमा संरचना निकलती है जिसको अपन स्पाइनल कोड बोलते हैं। उनसे बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो यहाँ आप थोड़ा इस चीज को और समझने की कोशिश करें कि मानव मस्तिष्क, अगर मानव मस्तिष्क, ये तो मानव तंत्रिका तंत्र था, अब मानव मस्तिष्क को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। यहाँ इसमें आपकी 10th की जो बुक है इसमें इतना डिटेल में नहीं दे रखा है। आप अगर नीट जैसी प्रिपरेशन करते हो तो इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर धीरे धीरे हम भी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे जो 12th क्लास में बच्चे हैं, 11th क्लास में, तो उनके लिए नीट के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं काफ़ी कुछ चैप्टरों के, तो वो आप देख सकते हो। उनमें काफ़ी आपको इन चीज़ों की डिटेल और गहराई मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखो तो मानव मस्तिष्क, ये ओनली 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्लास चल रही है। तो यहाँ देखें तो मस्तिष्क सभी, मानव मस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। ये 3 मुख्य भाग होते हैं इसके। तो सभी क्रियाओं का समन्वय, कोऑर्डिनेशन कहाँ होता है, ब्रेन के अंदर होता है सभी क्रियाओं का। जैसे कि हंसना, रोना, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, देखना, लिखना, याद करना, सबका कॉम्बिनेशन कहाँ होता है, सुनना, ये सारा टेस्ट का पता लगाना, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं वो ब्रेन के अंदर। ब्रेन उसको समन्वय का मुख्य केंद्र होता है, यानी सबका कंट्रोल करने वाला कौन होता है, ब्रेन। तो अग्र मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये तीनों भाग होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं। तो अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क है। तो अग्र मस्तिष्क में सबसे जटिल व सबसे विशिष्ट भाग होता है जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। तो प्रमस्तिष्क आपको क्लियर होना चाहिए, सेरिब्रम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखें तो कार्य, अब इसके कार्य क्या होते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग ये होता है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण के काम ये होता है, ये करता है। ऐच्छिक जितनी भी क्रियाएं आपकी इच्छा से होती हैं वो सारी ये वाला भाग ही नियंत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क में भी प्रमस्तिष्क होता है, वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो सोचना, देखना, ये सारी क्रियाएं हो गई, वो कौन करता है कंट्रोल, वो आपके चीज़ों को जो अग्र मस्तिष्क होता है वो नियंत्रित करता है। सूचनाओं को याद करना, शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना, वो उन्हें समायोजित करना। मतलब यहाँ पर ही बहुत सारे शरीर के बहुत सारे हिस्से होते हैं, वहाँ से सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका समायोजन करना, उन्हें एक साथ में कंपाइल करने का काम कौन करता है, मस्तिष्क करता है। तो यहाँ पर सूचनाएं जैसे कि मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मेरे बोलने की स्टाइल है या फिर मेरे बोलने की कला है, तो इन सबको ब्रेन उनको कंट्रोल करता है। आप कोई चीज़ याद करते हो, अलग अलग सब्जेक्ट याद करते हो, उन सब सूचनाओं को एक साथ ब्रेन आपके ब्रेन स्टोर रखता है उनको। भूख से संबंधित केंद्र, तो भूख से संबंधित केंद्र होता है। भूख और प्यास का नियंत्रण वैसे हाइपोथैलेमस करता है। तो यहाँ पर तो भूख और प्यास का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, तो अग्र मस्तिष्क में ही वो आता है। तो अग्र मस्तिष्क का
ये वाला आपको क्लियर होना चाहिए, भूख से संबंधित केंद्र होता है। अब मध्य मस्तिष्क के अंदर अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण कहाँ होता है? उनका नियंत्रण मध्य मस्तिष्क द्वारा होता है। पुतली के आकार का परिवर्तन, आपकी आंख है तो आंख के अंदर लेंस होता है, लेंस के चारों ओर पुतली पाई जाती है। अगर आप अब अगर आप प्रकाश में जाते हो, तेज प्रकाश में जाते हो, तो ये पुतली होती है, वो उसका आकार छोटा हो जाता है, और जो छेद होता है प्यूपिल वो छोटा हो जाता है, जिससे कम प्रकाश जाए और रेटिना डैमेज नहीं होए। जैसे ही आप अंधेरे कमरे में वापस आते हो तो आपको पूरा अंधेरा अंधेरा दिखता है, क्योंकि जो पुतली का आकार होता है वो काफ़ी छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे वापस एडजस्ट हो जाता है, तो फिर मैक्सिमम प्रकाश जाएगा तो आपको लाइट दिख जाती हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है कि जब भी आप धूप में जाते हो तो इस पुतली का आकार होता है वो वो मसल होती हैं, जो प्यूपिल होता है उसके चारों ओर पाई जाती है आइरिस मसल, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उस छेद को काफ़ी छोटा कर देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश नहीं जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी प्रकाश है बाहर, तो इससे रेटिना डैमेज भी हो सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर आप अंधेरे कमरे में आ जाते हो उसी समय, तो वहाँ पर जो छेद छोटा था वो यहाँ पर ही छोटा रहेगा, तो आपको कम दिखता है, फिर वो धीरे धीरे टाइम के साथ 1-2 मिनट में वो एडजस्ट हो जाता है और वापस वो बड़ा हो जाता है अंधेरे में आने पर, तो आपको फिर स्पष्ट दिखाई देता है। सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है, तो सिर, ये सारी क्रियाएं होती हैं वो कौन नियंत्रित करता है? वो मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। और यहाँ पर अगला आता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला व पोन्स। अनुमस्तिष्क, मेडुला व पोन्स शरीर की समस्थिति का संतुलन बनाना व ऐसी क्रियाओं की परिशुद्धि, ठीक है, तो इसका काम ये काम करता है। तो जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे साइकिल चलाना होता है, उसकी जो कला होती हैं वो सीखने के बाद कहाँ चली जाती हैं? अनुमस्तिष्क में, सेरिबेलम में चली जाती हैं। और शरीर का संतुलन, अब क्या होता है कि आदमी कोई शराब पीता है तो ये जो शराब होती है वो यहाँ ब्रेन के अनुमस्तिष्क वाले भाग में जो भी रिसेप्टर होते हैं उनको क्या कर देती हैं? उनको अक्रिय कर देती हैं, उनको काम करने का धीमा कर देती है, इसीलिए उस समय शरीर का संतुलन नहीं बन पाता है। और जो भी क्रियाएं होती हैं उनकी परिशुद्धि करती हैं, ऐसी क्रियाएं जितनी भी है उनको शुद्ध तरीके से करने में मदद उठाती है। उदाहरण के लिए पैर का उठना, आपने चलना तो बचपन में सीखा था, पर पैर किस तरीके से उठाना है उसका नियंत्रण अनुमस्तिष्क करता है। मेडुला की अगर मैं बात करूं तो मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप व वमन। उल्टी का केंद्र, वमन मतलब वोमिटिंग का सेंटर कहाँ होता है? मेडुला ओब्लोगेटा, ठीक है, तो मेडुला होता है। और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है। पोन्स होता है अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण, आप कितनी सांस लेते हो वो ये पूरा कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण ये पोन्स करता है। तो यहाँ पर अब अपने सामने ये मस्तिष्क का डायग्राम आ जाता है। तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क में ये चीजें आ जाती हैं, तो अग्र मस्तिष्क वाला ये भाग हो गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से ये पीयूष ग्रंथि हैं वो लटकी हुई रहती हैं, और ये इन्फुंडिबुलम नाम की एक स्ट्रक्चर से लटकी हुई रहती हैं। अब यहाँ पर ये अग्र मस्तिष्क हो गया। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा वाला भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क होता है। तो यहाँ पर ये जो थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, इस तरीके से होते हैं बीच में यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये प्रमस्तिष्क होता है वो पूरा थैलेमस को अपनी चारों ओर घेरे रखता है। तो ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पर पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये वाले तीनों हिस्से हैं, ये पश्चिम मस्तिष्क बनाते हैं। और मध्य मस्तिष्क आप क्लियरली देख सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर मेरु रज्जु आता है, जो एक धागेनुमा संरचना होती है जो पूरी रीढ़ की हड्डी में नीचे तक पाई जाती हैं। इससे बाहर की तरफ बहुत सारी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। अब यहाँ पर देखें तो कैसे मस्तिष्क व मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे होती है? तो मस्तिष्क व मेरुरज्जु की सुरक्षा कपाल और खोपड़ी होती है, कपाल बोल सकते हो, क्रेनियम, जो अपने ब्रेन के चारों ओर पाई जाती हैं,
और यहाँ पर 3 तरह की लेयर पाई जाती हैं। तो अपन इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रगात अवशोषक का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपके ब्रेन में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी पाया जाता है जो भी बाहरी आघातों से आपकी रक्षा करता है। और यहाँ पर बाहर की तरफ क्रेनियम पाई जाती है, मतलब जो ब्रेन होता है वो खोपड़ी होती है, उससे कपाल अस्थियां होती हैं, उनसे सुरक्षित रहता है। और उनसे ऊपर उन जो कपाल अस्थियां होती हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हो कपाल अस्थियां होती हैं, उनके नीचे 3 तरह की हड्डियां, 3 तरह की लेयर पाई जाती हैं, ड्यूरामेटर, पायामेटर और अरेक्नोइड। वो 3 लेयर यहाँ पर इसके पाई जाती हैं, वो भी ब्रेन की रक्षा करने का काम करती हैं। फिर देखते हैं मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मेरुरज्जु आ रहा है नीचे की तरफ, ये आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर से होता हुआ नीचे आपकी जो भी कमर होती है वहां तक ये जाता है। अब यहाँ देखें तो तंत्रिका ऊतक व पेशी ऊतक के बीच समन्वय, किस तरीके से तंत्रिका ऊतक व पेशी ऊतक के बीच समन्वय होता है। तो ज्ञानेंद्रियों की अगर मैं बात करूं तो ज्ञानेंद्रियां संवेदी तंत्रिकाओं से, जो भी ज्ञानेंद्रिया होगी वो संवेदी तंत्रिकाओं से, देखो आप टॉपिक एक बार वापस ध्यान से समझ लो कि तंत्रिका ऊतक जो भी आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू है, वो पेशी ऊतक के बीच कैसे समन्वय होता है। तो आपने अगर किसी चीज को, गर्म चीज को छुआ तो यहाँ पर आपकी स्किन हो गई, वो एक ज्ञानेंद्रिय है। वहां से संवेदी तंत्रिकाएं, मतलब सेंसरी न्यूरॉन होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास सूचनाओं को ले जाती हैं और सूचनाएं वहां पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, वो सूचनाओं को प्राप्त करता है, संसाधित करता है, निर्णय करता है। तो निर्णय संसाधन का काम यहाँ पर होता है, एनालिसिस यहाँ होती है, और अनुक्रिया उत्पन्न करता है। बाद में वो अनुक्रिया उत्पन्न करता है और उस सूचनाओं को ले जाने का काम कौन करता है, प्रेरक तंत्रिका, मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ से जो भी सूचनाएं होती, जैसे ये हाथ हैं तो यहाँ से मैंने इसको टच किया यहाँ पर, तो यहाँ से सूचनाएं मेरे ब्रेन तक कौन लेके जाएगा, ये संवेदी तंत्रिकाएं। फिर ब्रेन के पास उसका एनालिसिस होगा, सूचना प्राप्त करेगा, निर्णय लेगा, और वापस यहाँ से जो सूचनाएं आएगी वो प्रेरक तंत्रिका, मतलब यहाँ पर प्रेरक तंत्रिका को आप मोटर न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। तो ये पेशी ऊतकों तक वापस सूचना आती हैं और फिर वापस पेशी का संकुचन वंकुचन जैसी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अनुक्रिया पेशी के पास पहुंचेगी। प्रोटीन को पुनर्व्यवस्थित करना, अब पेशी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, एक्टिन। इन प्रोटीनों में क्या होता है, संकुचन होता है और पेशी आपस में संकुचन कर लेती हैं। तो इस तरीके से प्रोटीनों की पुनर्व्यवस्था से को कंट्रोल करने का काम ये इस तरीके से पेशी ऊतक व तंत्रिका के बीच में समन्वय होता है। ज्ञानेंद्रिय से संवेदी तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और फिर पेशी ऊतक, यहाँ पर प्रोटीन पुनर्व्यवस्थित हो गई और फिर पेशी का संकुचन हो गया। अब यहाँ पर देखें तो संकेत यहाँ पर लिख रखा है विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। जो भी विद्युत संकेत होते हैं और तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या है। अब पहला सीमा क्या है देखते हैं अपन। पहली यहाँ पर कमी है वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर जो भी विद्युत सिग्नल होते हैं, संवेग या विद्युत इम्पल्सेस होते हैं, वो उसी शरीर के उसी भाग तक पहुंच पाएंगे, उसी कोशिका तक पहुंच पाएंगे जिससे तंत्रिका तंत्र कांटेक्ट में है, बाकी वहाँ मैसेज जा नहीं पाएगा। ये एक सीमा हो गई इसकी। उसके बाद एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया विद्युत आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती हैं, अतः कोशिकाएं लगातार विद्युत आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पर लगातार विद्युत आवेग उत्पन्न करना कोशिकाओं के लिए काफी जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए एक आवेग उत्पन्न किया, उसके बाद कुछ समय लेगी दूसरा आवेग उत्पन्न करने के लिए। तो इस तरीके से विद्युत आवेग लगातार उत्पन्न नहीं किए जा सकते।
पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो इस टॉपिक के आधार पर देखें तो रासायनिक संचरण, विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं ब्रेन से, वो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन और बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, वो हाइपोथैलेमस से वो ब्रेन का ही भाग है, वो अपनी पूरी जो भी अपनी बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, तो वो थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो इस तरीके से रासायनिक संचरण, विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। तो इस तरीके से आपके ब्रेन में जो पीएनएल ग्रंथि होती हैं, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, तो वो रासायनिक संचरण हो गया। अब यहाँ पर पौधों में समन्वय कैसे होता है, तो पौधों में देखें तो पौधों में गति को समझने की कोशिश करते हैं। तो पौधों वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, एक तरह की गति क्या होती है कि वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, तो वृद्धि हो रही है वो गति पर निर्भर नहीं कर रही है, और वृद्धि पर निर्भर गति, तो इन दोनों बातों को अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, तो यहाँ पर पेड़ हैं वो वृद्धि गति पर निर्भर न होना। तो यहाँ पर पादपों के अंदर थोड़ा इसको समझते हैं कि पादपों के अंदर वृद्धि, जैसे कि पेड़ हैं एक जगह ही वृद्धि कर रहा है, तो वो वृद्धि कर रहा है पर गति पर निर्भर नहीं है, वो गति करे या नहीं करे उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। ठीक है, तो वृद्धि होती जा रही है पेड़ की, वो एक जगह पर खड़ा है तो वृद्धि हो रही है, वो गति पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो पेड़ गति कर रहा है, चल के जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो हो गई। दूसरे तरह की वृद्धि पर निर्भर गति, तो यहाँ पर वृद्धि पर निर्भर गति, तो यहाँ पर वृद्धि, जैसे कि आपने देखा होगा अंगूर की बेल होती हैं, वो किस तरीके से वृद्धि का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर आप इसको क्लियर समझ सकते हो कि वृद्धि पर निर्भर गति। अब आप जो अंगूर की बेल की जो प्ररोह होते हैं वो अगर वृद्धि करेंगे तभी तो गति होगी, उस जो पूरी जो बेल होगी उसकी वृद्धि होगी। जैसे कि बहुत सारे कद्दू के जो बेल होते हैं उनमें क्या होती हैं, वृद्धि होगी तभी आगे जाके गति होगी। तो ये दोनों तरह की गतियां हो गई है। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर न होना। अब वृद्धि पर निर्भर नहीं होगा, उद्दीपन के लिए तत्काल उद्दीपन के लिए अनुक्रिया नहीं होगी, तो वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक संसाधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। तो विद्युत रसायनों का साधनों का उपयोग करके एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर विद्युत रसायन को अपन थोड़ा सा समझने की आगे अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में क्लियर करेंगे कि ये विद्युत रसायन बहुत सारे केमिकल्स होते हैं वो पौधे रिलीज करते हैं, वो उनका उपयोग साधनों का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती हैं, जिससे कोशिका फूल व सिकुड़ जाती हैं। अब आप देख सकते हो कि छूने पर छुई मुई की पत्तियों का सिकुड़ना, वहां पर क्या होता है कि जो कोशिका होती हैं वो अपने अंदर पानी की मात्रा को बिल्कुल कम कर देती हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि भाई जो सुई को जैसे टच करेंगे तो वो सिकुड़ जाएगी, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वो धीरे धीरे वापस पानी उन कोशिकाओं में आ जाता है, वो फूल जाती है, पत्तियां वापस नॉर्मल हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और फिर आती हैं वृद्धि के कारण गति। तो यहाँ पर वृद्धि के कारण गति को आप समझने की कोशिश करना। ये तो देखना पहली वाली पॉइंट हो गए, कौन से, वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना। यहाँ पर वृद्धि है वो गति पर निर्भर नहीं कर रही हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर रसायन चल रहे हैं और रसायनों के द्वारा कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं उन रसायनों को, सूचनाओं को रसायनों के माध्यम से। फिर वृद्धि के कारण गति, दूसरा पॉइंट है वृद्धि के कारण गति। ये दिशिक व अनुवर्तनी गति है। दिशिक मतलब एक दिशा में होती है, अनुवर्तनी मतलब आप यहाँ समझ सकते हो उद्दीपन के कारण होने वाली गति। ठीक है, तो अनुवर्तनी। तो यहाँ पर प्रतान की बात करें, सबसे पहले प्रतान। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से वृद्धि करता है। तो दूर वस्तु से जो भी दूर वाला भाग होगा वो काफी तेज वृद्धि करेगा और वस्तु के पास वाला भाग होगा वो काफी धीमी गति करेगा। तो इस तरीके से प्रतान उसके चारों तरफ लिपट जाता है। तो ये वाला आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पर थोड़ा आप ऑक्सीन से भी समझ सकते हो। ऑक्सीन का हार्मोन की बात होगी तब मैं आपको थोड़ा इसको और समझाऊंगा कि जहाँ टच हो रहा है, वस्तु जहाँ टच कर रही है वहाँ पर वृद्धि कम होगी और जहाँ टच नहीं करेगा वहाँ से वृद्धि ज़्यादा होगी। तो कुंडलन आप देख सकते हो इजी वे में हो ही जाएगा। अब यहाँ पर प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति, प्रकाश की तरफ गति, प्रकाशानुवर्तनी गति। गुरुत्वानुवर्तनी यानी पृथ्वी की तरफ गति, तो गुरुत्वानुवर्ती गति हो गई। तो यहाँ रसायनुवर्तनी गति में पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, ये रसायनुवर्तनी गति हो गई। जलानुवर्तनी पानी की तरफ जड़ों की गति, जलानुवर्तनी। पादप हार्मोन की अब अगर मैं बात करूं तो पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन ये वो रसायन हैं जो पौधे की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। पादप हार्मोन क्या होते हैं? ये वो रसायन हैं जो पादप की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। तो मुख्य हार्मोन यहाँ पर ऑक्सीन आता है, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, 3 हार्मोन यहाँ पर दिए हुए हैं। इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करनी है कि कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि का काम करता है। और आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि प्रकाशानुवर्तन में सहायक है, मतलब प्रकाश की तरफ वृद्धि होगी वो इसी हार्मोन की वजह से होती है। मतलब यहाँ पर जिस तरफ प्रकाश आएगा उस तरफ ये हार्मोन नहीं होता है और जिस तरफ छाया वाला भाग में ये हार्मोन ज़्यादा होता है और वहाँ पर कोशिकाओं की वृद्धि होगी। तो प्रकाश देखो जिस तरह इस यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इस तरफ अगर प्रकाश गिर रहा है तो यहाँ पीछे वाली जो कोशिकाएं होगी, यहाँ पीछे वाली जो कोशिकाएं होगी उनकी वृद्धि इतनी नहीं होगी। तो वहाँ पर पीछे वाली कोशिकाओं में प्रकाश नहीं जा पाएगा। तो वहाँ जो ऑक्सीजन होगा वो ज़्यादा वृद्धि करेगा। तो इस तरीके से पादप मुड़ जाता है। मतलब ये पीछे वाली जो कोशिकाएं होगी, ये वाली कोशिकाएं वो काफ़ी उनमें वृद्धि होती है। तो प्रकाश जो पादप होता है वो इस तरीके से मुड़ जाता है। तो यहाँ पर और देखें तो जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक, जिब्रेलिन होता है वो तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तने की वृद्धि, जैसे जो गन्ने की खेती होती है वहाँ जिब्रेलिन का छिड़काव करने पर उसकी पैदावार में 3 गुना तक बढ़ोतरी की जा सकती है। तो जहाँ जितने बड़े गन्ने होंगे उसके जितने बड़े जो तने होंगे तो काफ़ी अच्छी गुड़ बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा जूस बन सकता है। तो इस तरीके से उसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है जिब्रेलिन की हेल्प से। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है फलों के अंदर और बीजों के अंदर, तो वो यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। एब्सिसिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो एब्सिसिक अम्ल वृद्धि संदमक हैं और यहाँ पर वृद्धि संदमक मैं बताऊँ आपको तो पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन, तो ये पत्तियां वृद्धि को रोकता है और पत्तियों का मुरझाना भी इसी हार्मोन की वजह से होता है और इसको तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं।
अब यहाँ पर जो अगला जंतुओं में हार्मोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हार्मोन सबसे पहले आता है हार्मोन। ये वे ये वो रसायन हैं जो जंतुओं की क्रिया विकास व वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारे शरीर में बहुत ही सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रेन के अंदर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीएनएल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, नीचे आमाशय के नीचे की तरफ अग्नाशय ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि जो किडनी के ऊपर पाई जाती हैं वो एड्रिनल ग्रंथि। तो इस तरीके से बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। मादाओं में अंडाशय और जो नर होते हैं उनमें वर्षण होता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, हार्मोन रिलीज करता है। और यहाँ आप देख सकते हो तो सबसे पहले जो है हार्मोन की बात करते हैं तो थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन उनके कार्य भी पढ़ेंगे, कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ स्थित होती हैं ग्रंथि, उसके बारे में देखते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, कहाँ से निकलता है, कौन सी ग्रंथि से, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो ये गर्दन में यहाँ पर होती हैं और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय में मदद करती हैं। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं, इनको व्यवस्थित करने में, बॉडी में इनका बैलेंस बनाने में मदद करती हैं। दूसरा हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ये मस्तिष्क में होती हैं, हाइपोथैलेमस से लटकी हुई रहती हैं, इनफुंडिबुलम नाम की एक स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर इसको पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर होती है, वृद्धि व विकास का नियंत्रण करती है। एड्रिनल ग्रंथि की अगर मैं बात करूं तो एड्रिनल ग्रंथि होती है जिसको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलती हैं। एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती हैं और ये किडनी के ऊपर होती हैं, स्थान इसका किडनी के ऊपर है। और इसका काम क्या है, ब्लड प्रेशर, जो भी ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करता है आपातकालीन स्थिति में। और यहाँ पर देखें तो इंसुलिन, अग्नाशय, जो अपने अग्नाशय होता है वहाँ पर अग्नाशय हैं वो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि हैं। इसमें कुछ भाग होता है वो अंतःस्रावी होता है, कुछ भाग बहिस्रावी होता है। तो इंसुलिन होता है वो बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा। और यह उदर के नीचे मतलब स्टमक के नीचे पाई जाती हैं। और रक्त में शर्करा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये करता है, मतलब डायबिटीज होने से ये हार्मोन रोकता है। अब देखें तो लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नर में और एस्ट्रोजन मादा में स्रावित होता है। तो वर्षण होते हैं वो तो मेल में पाए जाते हैं और यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और अंडाशय मादा में पाया जाता है, यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ये पेट के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। यौनारंभ के संबंधित परिवर्तन या लैंगिक परिपक्वता को ये कंट्रोल करते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं आयोडीन युक्त नमक आवश्यक हैं। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि होती है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वो वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, मतलब इनकी मात्राओं को बॉडी में कंट्रोल करता है, इनकी मात्रा बढ़े ना घटे ना, इस तरीके से इनका बैलेंस बना रहे, तो इसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों आ जाती हैं। ठीक है, तो टूटना चीज़ों का और बनना चीज़ों का। ठीक है, तो ये सारी उपापचय में आती है, जिससे शरीर की संतुलन वृद्धि हो सके। जो थायराइड ग्रंथि को सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गाइटर बीमारी कहते हैं। अब आप सोचो, यहाँ पर ये ग्रंथि हैं, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनको आयोडीन नहीं मिलेगा। यहाँ हार्मोन बनाना है उनको थायरोक्सिन, तो यहाँ नहीं मिलेगा तो वो शरीर में फूल जाती है, मतलब आयोडीन को ढूंढते ढूंढते वो उनके आकार को बढ़ा देती हैं, इस तरीके से गर्दन फूल जाती हैं।
दूसरी तरह की जो बीमारी है मधुमेह, डायबिटीज, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। कारण क्या है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ऐसा होता है, और इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। मतलब ये ऐसा है कि आप थोड़ा समझ लेना थोड़ा सा, कि ब्लड से कोशिकाओं तक को कोशिकाओं के अंदर ले जाने के लिए इंसुलिन काम में आता है। एक गाड़ी है जो भी शर्करा होगी ब्लड में, उसको कोशिकाओं के अंदर ले जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अब इंसुलिन की कमी हो गई, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित कर रही नहीं है, तो अब वो जो ब्लड में शुगर है वो ब्लड में ही पड़ी रहेगी, अब वो गाड़ी है ही नहीं, पहुंचाएगी नहीं कोशिकाओं में। तो इस तरीके से आदमी को एनर्जी आएगी नहीं, भले वो कितना भी खाएगा, तो कोशिकाएं जब तक उसका उपभोग नहीं करेगी तब तक एनर्जी आएगी नहीं। तो इस तरीके से ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से ये जो बीमारी हो जाती है जिसको अपन डायबिटीज बोलते हैं। तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं इसमें। और पुनः भरण क्रियाविधि को थोड़ा अपन समझते हैं कि हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि ये सुनिश्चित करती हैं कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। तो यहाँ पर रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि, तो यहाँ ये एक एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ है कि भाई किस तरीके से हार्मोन पुनः भरण होता है और उनकी मात्राएं सुनिश्चित रूप से सही समय और सही मात्रा में वो स्रावित होने चाहिए। तो वो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना, सबसे पहले बढ़ गई रक्त में शर्करा की मात्रा, तो उसके बाद अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, अग्नाशय संसूचित करेगा और इंसुलिन स्रावण का होना, और फिर वापस क्या होगा कि रक्त शर्करा की मात्रा घटेगी, और जैसे ही रक्त शर्करा की मात्रा घटेगी और वापस ये रक्त शर्करा की मात्रा जो घटी है वो सूचनाएं वापस अग्नाशय को बोलेगी कि भाई अब आप बंद करो, पुनः भरण भेजना बंद करो, मतलब अब इंसुलिन श्रावण बंद करो। तो इस तरीके से ये घटना होती है। अब रक्त शर्करा की मात्रा का घटना, उसके बाद अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनाना, तो इस तरीके से बाद में वापस इंसुलिन नहीं बनेगा। अग्नाशय देखो एक मात्रा में बन गया, रक्त में शर्करा का स्तर कम हो गया, अब वापस बंद कर देगा, तो इस तरीके से इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये पूरा चैप्टर आपको मैंने बहुत ही कम समय में इसको क्लियर कर दिया है, और आप इसके काफ़ी अच्छे से इनको नोट्स के रूप में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।